कलम या हो तुलिका, ये कलाकार अपनी कला को बहुत खूबसूरती से अपनी कैनवस और कोरे कागज़ पर उतारती हैं। आइए मिलते हैं मीना चोपड़ा से और बातचीत करते हैं उनकी इस कला के बारे। मीना जी, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है, बधाई हो कार्यक्रम में। यहाँ बुलाने के लिए आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले मीना जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, हर एक आर्टिस्ट, हर एक चित्रकार का, हर एक कवयित्री का एक प्रेरणा होती है, तो आपकी क्या प्रेरणा है? प्रेरणा मुझे प्रकृति से मिलती है, नेचर से मिलती है। और जब मैं कनाडा आई तो यहाँ की खूबसूरती ने मुझे मेस्मराइज्ड कर दिया। बहुत खूबसूरत है, और ख़ासकर अगर तुमने देखा हो ढलता हुआ सूरज यहाँ का, और उसके जो रंग आसमान में बिखरते हैं तो ऐसा लगता है बस उसमें डूब जाओ। और ये रंग यहाँ आकर, ये खूबसूरती, ये ढलता हुआ सूरज मुझे अपने बचपन से जोड़ता चला गया, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी शहर है नैनीताल, नॉर्थ इंडिया में। तो वहाँ का सूरज मैं देखने जाती थी बचपन में अपने पिता के साथ अलग अलग स्पॉट्स पे। तो ऐसा लगा जी कि वो सूरज यहाँ के सूरज में जैसे मिल गया। हम कह सकते हैं कि पूरब का सूरज पश्चिम के सूरज में मिल गया और एक नया सूरज बन गया और कविताओं में बहने लगा। तो आपको ऐसा लगता है कि नैनीताल का सूरज यहाँ कनाडा में आ गया है? बिल्कुल बिल्कुल, वही सूरज है ना। सूरज तो हम सब के लिए एक ही है, चाहे वो वहाँ का हो, यहाँ का हमें जोड़ देता है। बिल्कुल। तो ईस्ट वेस्ट से जुड़ गया। हाँ जी। तो अब ये सूरज जो कनाडा का है और वहाँ जो सूरज था, तो इन दोनों शहरों के बीच में या देशों के बीच में और कहीं भी आप रुके, या कनाडा से पहले और कहीं थे? मेरा सबसे ज़्यादा टाइम दिल्ली में गुजरा है। एडवर्टाइजिंग मेरा प्रोफेशन रहा, तो दिल्ली में मैंने करीब 30 साल गुजारे हैं, और इलमबार सा। तो लेकिन दिल्ली में कहाँ सूरज दिखाई नहीं देता है, धुंध दिखाई देती है। तो वहाँ का सूरज भाया ही नहीं, दिखा जो नहीं। दिखाई जो नहीं। हाँ बिल्कुल, वहाँ तो सूरज को ढूंढने भी निकले तब भी जाके नहीं मिलता। बिल्कुल। तो अब कनाडा का सूरज आपको अच्छा लगा, तो आप टोरंटो में ही ज़्यादातर रही हैं या बीसी या और कहीं भी गई हैं? नहीं, टोरंटो यानी कि मिसिसागा। तो मिसिसागा में ही रहते हैं, वहीं पे घर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपने कुछ किताबें लिखी हैं और उसकी अलग अलग वर्जन्स भी हैं, एक हिंदी में है, उर्दू में है, इंग्लिश में, और एक ट्रांसलिटरेटेड वर्जन भी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं, अपनी किताबों के बारे में। बिल्कुल, ये रिलीज़ होने वाली है 28 को 2 बजे सेंट्रल लाइब्रेरी में। और इसका टाइटल है, किताब का जो उन्वान है वो है सुबह का सूरज अब मेरा नहीं है। क्योंकि अब तो वो चमक रहा है, सूरज हर समय चमक रहा है। तो ये इसका टाइटल है। और ये दूसरी स्क्रिप्ट्स में भी इसलिए लिखी आशीष, क्योंकि अब एक तो कई लोग ऐसे हैं कनाडा में, ऐसे बहुत से लोग मिले जो हिंदी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाते हैं। तो हिंदी को ज़िंदा रखने के लिए, और वो इसको एंजॉय कर सकें, इसको अंग्रेज़ी में अंग्रेज़ी स्क्रिप्ट में लिखा। और ये मिस्टर सुमन घई हैं, एक अच्छे जाने माने पोइट हैं, राइटर हैं। उन्होंने इसको लिखा है अंग्रेज़ी में। और उसके अलावा नसीम सैयद एक उर्दू शायरा हैं। वो उनके साथ पता नहीं क्या कनेक्टिविटी हो गई, एक जुड़ सी गई, वो मेरी कविताओं के साथ जुड़ सी गई, और वो चाहती थी कि उर्दू के पढ़ने वालों तक पहुँचे, तो उन्होंने इसे उर्दू में लिखा है। और ये तीनों ही किताबें रिलीज़ हो रही हैं एक साथ। उसके अलावा मेरी एक पुरानी किताब है जो इग्नाइटेड लाइन्स है, 1996 में छपी थी, वो अंग्रेज़ी की है। तो उसका सेकंड एडिशन, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे चाह रहे थे कि वो ख़त्म हो चुकी थी, तो काफ़ी लोग पढ़ना चाहते थे, तो उसका सेकंड एडिशन निकल रहा है। ठीक है, तो बुक लॉन्च कब और कहाँ, एक बार फिर से बताएंगे? ये सेंट्रल लाइब्रेरी में है, 2 बजे संडे को 28 तारीख 2 से 4 के बीच में, मिसिसागा सेंट्रल लाइब्रेरी। ठीक है, तो अब मैं ये भी जानती हूँ कि किताबों के अलावा आपकी एक और कला है जो कैनवस पर उतरती है, उस कला के बारे में थोड़ा सा बताएं। कब शुरू किया आपने? वो तो मेरा प्यार है बचपन से। जब मुझे याद भी नहीं कब से मैं पेंट कर रही हूँ।
जब से मैं बचपन से शुरू से, शायद जब पैदा हुई थी तब से लेकिन प्रोफेशनली मैंने 1986 में करा एंड आई हैव एग्जिबिटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत जगह मेरी एग्जीबिशंस लगी हैं और अब यहाँ भी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ उसी इवेंट में जहाँ बुक लॉन्च भी है तो आर्ट एग्जीबिशन भी है? जी, आर्ट एग्जीबिशन है, रिट्रोस्पेक्टिव है, मेरे पुराने काम वहाँ पे दिखाए जाएंगे। और यही एग्जीबिशन 2 महीने के लिए मेडोवेल सेंट्रल लाइब्रेरी में मार्च 5 से लग जाएगी। ठीक है, तो अब पेंटिंग में भी एक पैशन चाहिए होता है, इंस्पिरेशन, उसमें भी किसी ना किसी चीज़ की प्रेरणा होती है। तो पेंटिंग, या जिसे हम कहते हैं कि जब आप कैनवस पर उतारती हैं उस पेंटिंग को, कुछ आप पहले से अपने माइंड में सोच कर रखती हैं कि मैं ये करना चाहती हूँ, या कुछ देखते हैं तब आपके दिमाग में आता कि हाँ ये मैं पेंट करना चाहती हूँ? कैसे होता है ये? देखो, हमारा जो माइंड है ना, जो हम सोचते हैं कॉन्शियस लेवल, वो तो बहुत छोटा सा हिस्सा है और ये कहीं पीछे से कविता हो या आर्ट हो, कहीं पीछे के हिस्से से आती है। तो जब मैंने सोचा कुछ नहीं होता जब कैनवस पे ब्रश उठाती हूँ, पर जाहिर है कि कुछ मैंने देखा था, कुछ हुआ था और वो मेरे दिमाग में कहीं पीछे छुप गया होगा और वो बाहर निकलने लगा। तो इस तरीके से वो आ जाते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि ज़्यादातर जो भी पेंटिंग करते हैं या जितने भी चित्रकार हैं वो या तो बहुत डिप्रेस्ड होते हैं या कुछ होते हैं, क्या ये सच है? नहीं, डिप्रेस तो नहीं होते हैं, पर नोट किया है मैंने भी कि मूडी होते हैं। ये मेरे ख्याल से क्योंकि कॉन्शियसनेस के, माइंड के डिफरेंट लेवल्स पे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। तो उस और साधना वही है ना कि अपनी क्रिएटिविटी जो है वो कॉन्शियस लेवल पे आती है। तो जो लेवल हमारे माइंड के जो 2 लेवल हैं, इनको हमें धीरे धीरे एक साथ ही लाना है। तो शायद वही स्ट्रगल चलती है जिस वजह से कभी डिप्रेशन में है और कभी बहुत खुशी मूड में। तो अब समय बहुत ही कम रह गया, तो जाने से पहले आप एक कविता जल्दी से हमें पढ़कर सुनाएं। ज़रूर, एक छोटी सी कविता है, मैं आपसे बांटना चाहूँगी और इसका टाइटल है ओस की एक बूंद। ओस में डूबता अंतरिक्ष विदा ले रहा है अंधेरों पर गिरती तुषार और कोहरों की नमी से। और यह बूंद न जाने कब तक जिएगी इस लटकती टहनी से जुड़े पत्ते के आलिंगन में। धूल में जा गिरी तो फिर मिट के जाएगी कहाँ, धूल में जा गिरी तो फिर मिट के जाएगी कहाँ। ओस की बूंद बस चुकी है कब की मेरे व्याकुल मन में। वाह, क्या सुंदर कविता लिखी है। तो मीना जी, इसी कविता के साथ अब हम ब्रेक पे जाना चाहेंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपको। कार्यक्रम के अगले भाग में हम जल्द ही लौटेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। in a patriarchal structure, right? And we've talked a lot about that. So हर विद्यार्थी की सफलता के पीछे एक अध्यापक का हाथ होता है। इसी तरह वेस्ट व्यू सेंटेनियल सेकेंडरी स्कूल में मिस्टर रॉबर्ट डफिन को ओमनी और 2 for 1 पिज़्ज़ा की तरफ से गोल्डन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया। Definitely the fact that he's open. He's not like any other teacher. He basically talks to you. He gives you advice about certain things, and if you need him whenever, like in your life, he'd always be there for you. He's not like, again, any other teacher. He's just unique in his own way. इस पाठशाला के विद्यार्थियों के लिए मिस्टर डफिन पिता सम्मान हैं, जो विद्यार्थियों की मुश्किलों को समझते हैं। A father figure to me. He's like a family member. He uses his experiences from his life, example being the military, and transfers it to his lessons by basically helping us to understand the lesson. Like all of his life experiences have been shared in this class, and it's very helpful because we can adjust ourselves to compare ourselves and see what we want in the future. पढ़ाई को विद्यार्थियों के लिए दिलचस्प बनाने के लिए मिस्टर डफिन हंसी मजाक भी करते हैं। इससे विद्यार्थियों को पढ़ने में मजा आता है। He interacts